and Jai Hind student. Let's begin a very simple topic called as producer equilibrium. Sir, equilibrium? हाँ, equilibrium मतलब बैलेंस्ड होना, एक कंडीशन ऑफ रेस्ट होना. अरे भाई तराजू में सोचिए, बीम बैलेंस में सोचिए, जब दोनों तरफ इक्वल हो जाता है तो रेस्ट, एक ऐसी पोजीशन जहां टेंडेंसी टू चेंज नहीं है, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि वहां पर चेंज करें. चलो एक एग्जांपल देता हूं कि तुम आए हो स्कूल से अभी थक करके और एसी ऑन, बेड पे लेट गए हो. अब मम्मी खींच रही है यहां से उठ, वहां से दूसरा भाई खींच रहा है उठ. तुम्हारी मन नहीं कर रहा है, ना इधर जाने का मन कर रहा है ना इधर जाने का मन कर रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है अभी आराम करेंगे. तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम. चलो स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. बात करते हैं फर्म की, बात करते हैं प्रोडक्शन करने वाले की. तो फर्म या प्रोड्यूसर बात एक ही है. तो एक फर्म इकोनॉमिक एंटिटी होती है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती है ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर सके. ठीक है, ये तो आप जानते हैं. अब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस करे गुड्स और सर्विसेज, उन्हें कहते हैं हम फर्म या प्रोड्यूसर. इसका मतलब फर्म और प्रोड्यूसर एक ही चीज है. तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम बोलूं, फर्म का इक्विलिब्रियम बोलूं, सेम. तो हर फर्म क्या चाहती है, हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है? आपको प्रोड्यूसर की नजर से सोचिए. प्रोड्यूसर प्रॉफिट चाहता है, कोई भी प्रोड्यूसर लॉस नहीं करना चाहता है. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना वो उसकी चाहत है. तो डिजायर फॉर प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट की वजह से तो वो काम कर रहा है. क्यों इतना एफर्ट लगा रहा है, क्यों रिस्क उठा रहा है? प्रॉफिट पाने के लिए. अब आता है फर्म करती क्या है. तो मैंने कहा फर्म एक बेसिक प्रोडक्शन यूनिट है, बेसिक प्रोडक्शन यूनिट है और दो तरह के फंक्शन करती है. पहला, ये फैक्टर सर्विसेज खरीदती है, चार फैक्टरों का इस्तेमाल करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज. चारों का इस्तेमाल करती है क्या करने के लिए? आउटपुट जनरेट करने के लिए. तो यही हमारा क्या है? सेकंड फंक्शन भी है. क्या करना? फंक्शन क्या है? फंक्शन है ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट करना. तो एक फर्म क्या है? प्रोड्यूसर है कमोडिटीज की एंड बायर है फैक्टर सर्विसेज की. ध्यान से सुनिए आप, प्रोड्यूसर है किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. पर बायर है किसके लिए? फैक्टर सर्विसेज के लिए. अरे भाई जब फैक्टर सर्विसेज लेंगे नहीं तो आउटपुट कैसे जनरेट करेंगे? एक प्रोड्यूसर. तो अब समझते हैं फर्म का या प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम. तो फिर से बात करते हैं. इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसा पोजीशन जहां फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं are exactly in balance and so that there is no tendency to move in either direction. मैंने कहा तुम्हें मम्मी यहां से खींच रही है, भाई यहां से खींच रहा है, तुम रेस्ट पे करना चाहते हो अब नहीं उठेंगे, एसी चलने दो, अब मैं बाहर अभी नहीं निकलूंगा. तो इक्विलिब्रियम. चलो जोक्स अपार्ट, आपको समझना है इक्विलिब्रियम मींस पोजीशन ऑफ रेस्ट. तो एक फर्म अर्थात एक प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम पे आएगा? जब वो सेलेक्ट करेगा ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट. देखिए कीवर्ड है लेवल ऑफ आउटपुट. इक्विलिब्रियम है क्या? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम उसके लेवल ऑफ आउटपुट को कह रहे हैं जब वो चाहता है वहां ठहर जाना, जिस पर वो रुक जाना चाहता है, एंड देयर इज नो इंसेंटिव फॉर टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट फ्रॉम दैट लेवल. उस लेवल ऑफ आउटपुट पर अपनी प्रोडक्शन को ना बढ़ाना चाहता है ना घटाना चाहता है. क्यों? क्योंकि उस लेवल ऑफ आउटपुट पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है. क्लियर है? आइए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं. सोचिए फर्म का एक बेसिक गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. आप कहेंगे सर सेल मैक्सिमाइजेशन भी कुछ का गोल होता है, मार्केट शेयर अर्न करना कुछ का गोल होता है. आप सही कह रहे हैं, बट इन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. तो एक फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्म क्या करती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजर के रूप में काम करती है. दूसरा, इट इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ फर्म. फर्म के फ्यूचर, फर्म के आने वाले प्रोडक्ट और क्वालिटी सब कुछ किस पे डिपेंड करते हैं? फर्म के प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं. तो एक तरह से कहें प्रॉफिट फर्म का क्या है? एक तरह का मूल्यांकन है, एक इवैल्यूएशन है. How well a firm is performing is judged by the profit.
कभी सोचा है रिलायंस का इतना नाम क्यों होता है? रिलायंस इंडस्ट्री ये की, अदानी ने ये किया, क्यों ये रिलायंस अदानी इनका नाम क्यों बार बार आता रहता है? क्योंकि वो बहुत हाई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे कमा रहे हैं। जिस भी सेक्टर को वो काम कर रहे हैं वहां पर उनका प्रॉफिट बहुत हाई है। अब जियो का प्रॉफिट तो आप जानते ही हैं। तो अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट। बहुत क्लियर है, जब प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम कर ले। इट इज इन इक्विलिब्रियम इन द सेंस दैट if the firm selects the level of output at which the profit is maximized and would like to produce that level of output only, neither would like to increase the level of output nor would like to reduce the level of output। उतना ही आउटपुट चाहिए जब हम प्रोडक्शन करने पर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। क्लियर है? वो लेवल ऑफ आउटपुट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब आता है प्रॉफिट कैसे पता करें कि क्या है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो ये प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू दैट द फर्म अर्न्स फ्रॉम सेलिंग इट्स आउटपुट एंड कॉस्ट। मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंबल है ये, है ना, आपने देखा होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये है आपका एक सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर एक प्रॉफिट और होता है जिसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जो फर्म को चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना वो आउटपुट करना बंद कर देंगी, अर्थात ये उनके कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। तो इट इज द प्रॉफिट कहां से आया? फ्रॉम रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट। तो जब फर्म का रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाए? उसके कॉस्ट के बराबर हो जाए, तो आप समझ जाइए फर्म को आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर, इस कॉस्ट के अंदर क्या है? इंक्लूडिंग प्रॉफिट है। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे? याद होगा कॉस्ट में 4 फैक्टर्स को जोड़ा गया था। कैसे आया वो? कॉस्ट में 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड को रेंट दे दिया, लेबर को वेजेस दे दिया, कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया और एंटरप्राइज को प्रॉफिट दे दिया। तो ये प्रॉफिट वाला पार्ट भी इसके अंदर क्या है? एडेड है इस कॉस्ट के अंदर। तो ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है दैट इज हाई इनफ दैट अ फर्म इन द इंडस्ट्री इज इंड्यूस्ड टू रिमेन इन द इंडस्ट्री। तब तक वो फर्म उसमें काम करना पसंद करती है जब तक उसको वो नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, कॉस्ट के रूप में मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट के रूप में वो प्रॉफिट मिल रहा है, वरना वो उसको छोड़ देगी। अच्छा, ये इतना कम प्रॉफिट होता है कि नई फर्म अट्रैक्ट नहीं होती है उस इंडस्ट्री में आने में। चलिए एक एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। आप एक फार्मर हैं, आपने एक लैंड में प्रोडक्शन किया, खेती बाड़ी की, 10,000 रुपए तुम्हारे कॉस्ट लग गए। हाँ, तुमने लगाया क्या 10,000 में? बीज खरीदी, फर्टिलाइजर खरीदा, अपनी मेहनत जो की दिन रात, है ना, उसको भी पैसे तुमने जोड़ दिए कि मेरी मेहनत की खर्चे ये हो गए, और प्लस कुछ अपना प्रॉफिट भी जोड़ दिया। मैंने कहा सब जोड़ के तुम्हारा खर्च आया कितना? 10,000, जिसमें तुम्हारा प्रॉफिट भी है। अब तुमने एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉफिट लेकर के मेरा कीमत आ रही है 10,000। अब जब तुम मार्केट में बेचने गए और तुम्हें 10,000 ही मिल गया, ये है तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट। पर अगर मार्केट में तुम बेचने गए इस कॉस्ट पे 10,000 पे और तुम्हें मार्केट में जाकर के तुम्हें 12,000 मिल जाता है, क्योंकि 2,000 ज्यादा मिल रहा है, ये है तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम प्योर प्रॉफिट, आम बिजनेस की भाषा में जिसे प्रॉफिट कहते हैं, है ना, आम बिजनेस में हम जो प्रॉफिट कहते हैं वो। तो इट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। इस समय रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। किस समय? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में। आइए समझते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल है? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के रूल्स का दूसरा नाम है रूल्स फॉर इक्विलिब्रियम। हां, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, वो लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसके लिए 2 अप्रोच पढ़ने हैं। पहला अप्रोच हम पढ़ेंगे TRTC अप्रोच, दैट इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरा है MRMC अप्रोच। चलिए, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में ये दोनों ही पढ़ेंगे। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट,
सर ये कैसा मार्केट होता है? अरे भाई एक ऐसा मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस होता है और हर फर्म जो इसमें एंट्री कर रही है वो कभी भी एग्जिट कर सकती है। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। हाँ वैसे मैं बताऊं रेयरली एग्जिस्ट करने वाला ये मार्केट है, पर इसी पे बेस्ड ये दोनों हम इक्विलिब्रियम समझेंगे। दो तरह से इक्विलिब्रियम समझेंगे। सबसे पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या फर्म्स इक्विलिब्रियम यूजिंग टीआरटीसी अप्रोच। तो पहले समझते हैं प्रॉफिट। फिर से तो हम प्रॉफिट को बता चुके हैं कि प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। दैट मींस टीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू इज द प्राइस रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड और सर्विस। जो भी पैसा आप रिसीव करते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू, और कॉस्ट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन अक्वायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। चार फैक्टर को आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, उस पर जो आप पैसा लगाते हैं आप उसको कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बोलते हैं या टोटल कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, वो आपका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब टीसी टीआर का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। चलो इस में समझते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन में क्या चीज, शॉर्ट रन कंसेप्ट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। आप देखिए टीआर कर्व, टीआर कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन कर्व है। कैसा कर्व है? स्ट्रेट लाइन कर्व है। इसे हम कर्व को कहते हैं पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड कर्व है। पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड है, ऊपर जाता हुआ है, पॉजिटिव स्लोपिंग है। चलिए इस कर्व को हम कहेंगे टीआर कर्व। और टीसी कर्व की बात करें तो टीसी कर्व, क्योंकि अच्छा आप कहेंगे सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? याद रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस जो फर्म्स डिसाइड करती हैं उनके पास पावर है नहीं डिसाइड करने का, बल्कि इंडस्ट्री मिलकर के वहां पर क्या करती है? प्राइस डिसाइड करती है। सो नो फर्म इज एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हर फर्म क्या करती है? नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाती है, क्योंकि इन शॉर्ट रन दैट प्रॉफिट इज एलिमिनेटेड, सुपर प्रॉफिट इज एलिमिनेटेड। क्यों? जैसे ही कोई फर्म सुपर प्रॉफिट कमाने लगेगी नई फर्म्स की एंट्री हो जाएगी, और जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो जाएंगे, कट थ्रोट कंपटीशन होगा, प्राइसेस क्या हो जाएंगे? अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है इसमें, और प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। यहां पे प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करता है। अगर एक यूनिट 10 की है तो 2 20 की होगी, 3 30 की होगी, 4 40 की होगी। न प्राइस घटेगा न प्राइस बढ़ेगा। ये खास बात है इसकी, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड कर्व होता है। अब कॉस्ट की बात करते हैं। किसी भी फर्म का कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता। भाई कॉस्ट जीरो क्यों नहीं हो सकता? कोई ना कोई उसके फिक्स्ड कॉस्ट होंगे। व्हेन वी टॉक ऑफ टोटल कॉस्ट, तो इसका मतलब है इस कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडिंग है। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डिपेंड करती है किस पे? वेरिएबल फैक्टर्स पे। वेरिएबल फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स जैसे आपके लेबर हो गए, आपका रॉ मटेरियल हो गया, ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं। जबकि फिक्स कॉस्ट, अरे भाई फिक्स फैक्टर पे लगा कॉस्ट, जैसे आपका रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, सैलरी ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉइज, ये आपको देने ही देने होते हैं। देने होते हैं कि नहीं देने होते हैं? तो ये क्या करना है आपको? दोनों को एडअप करना है, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सो आपका क्या होगा? एट जीरो आउटपुट ऑल्सो, देखिए पॉइंट ए को ध्यान दीजिए। पॉइंट ए पे आप देखेंगे आपकी कॉस्ट है, इसे हम वैसे कहते हैं ऑटोनोमस कॉस्ट, या कह सकते हैं मिनिमम कॉस्ट, जो कि आपकी फिक्स कॉस्ट है। ध्यान दीजिएगा ओ से ए तक। अब ध्यान से देखिए, शुरुआत में कॉस्ट इंक्रीज कर रही है शार्पली, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के साथ कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, बट उसके बाद थोड़ा वेरिएबल फैक्टर्स क्या की कॉस्ट कम होने की वजह से क्या हो रहा है? प्राइस डिक्रीज हो रही है। ये रहा पहला पॉइंट बी। इस बी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या नाम है? ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, हम इसे कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, बी वाला पॉइंट। तो क्या फर्म अपने प्रॉफिट अटेन करना शुरू कर गई? नहीं नहीं, अरे भाई यहां देखिए कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू नीचे है। ये लाइन जो है, जो रेड लाइन दिख रही है, ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और नीचे वाली लाइन रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप प्रॉफिट में तो है ही नहीं, आप पहले से ही इतना लॉस में चल रहे हैं। और हमें तो क्या करना है?
प्रॉफिट की बात करनी। आइए यहां से देखिए, पॉइंट बी से कॉस्ट डिक्रीज होना शुरू हो गई। अब आप कॉस्ट का कर्व देखिए नीचे चला गया। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप क्या करिए, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए और आप डिफरेंस देखिए। किसका डिफरेंस? एच से लेकर क्यू तक। ध्यान से देखिए, एच से लेकर क्यू तक आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। सर वो कैसे? क्योंकि यहां पर कॉस्ट सबसे नीचे है और रेवेन्यू इस पॉइंट पर सबसे ऊपर है। जहां इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम है, वही आपका क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट है। और उस पॉइंट पर फर्म का आउटपुट है OM लेवल ऑफ आउटपुट पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है। इसका मतलब है फर्म यहीं पे ठहर जाना चाहती होगी। बट अगर सोचिए, एक प्रोड्यूसर थोड़ा सा लालची हो जाए, सोचे नहीं नहीं थोड़ा और करेंगे और प्रॉफिट करेंगे, तो इसके चक्कर में क्या होगा? देखिए कॉस्ट तेजी से राइज हो रही है और एक ऐसा समय आ रहा है जब कॉस्ट फिर रेवेन्यू को टच कर जा रही है, फिर से ब्रेक इवन आ जा रहा है और ये जो B1 पॉइंट है, इसके बियॉन्ड फर्म फिर से लॉस में जाने वाली है। फिर से फर्म लॉस में जाने वाली है। तो अब आ रहा है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है कहां? तो OM लेवल ऑफ आउटपुट। ध्यान से देखिए, OM इज द इक्विलिब्रियम। फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पर है? OM लेवल ऑफ आउटपुट पर है, क्योंकि यहां पर फर्म क्या कर रही है? मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हां, इसी पे अगर आप कहेंगे तो आपको हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट कर्व इसी के साथ बना सकते हैं। आइए इसी कर्व के साथ अब आपको प्रॉफिट कर्व भी इसी के अंदर जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे इसके लिए आप भी देख लीजिए। ये रहा हमारा कर्व और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट जोड़ दे रहे हैं। क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए नीचे इसके। आपने कर दिया ये लाइन। अब आप देखें कि जितना ऊपर O से A है उतना ही नीचे बना दीजिए A डैश। बना दिया आपने A डैश। अब यहां से शुरू करिए और एक लाइन M1 से एंटर करते हुए, और जितना ये गैप है HQ, जो हमारा गैप है मैक्सिमम प्रॉफिट का, इतना ही गैप यहां भी चाहिए हमें। इतना ही गैप हम यहां भी लेंगे। ये जो गैप होगा एंटर करेंगे, जैसे नाम दिया M और यहां पे कर देते हैं N। तो HQ इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉफिट। और यही आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट? OM लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसे कहते हैं फर्म्स, या फर्म बोले या प्रोड्यूसर बोले, बात एक ही है। इसे कहते हैं हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर फर्म का प्रॉफिट क्योंकि सबसे मैक्सिमम है, फर्म इसी पॉइंट पर रुक जाना चाहती होगी। इसके ना इंक्रीज करना चाहती है आउटपुट, न इससे रिड्यूस करना चाहती है आउटपुट। इसको कहते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग TCTR अप्रोच। चलो क्लियर हो गया, डायग्राम भी क्लियर हो गया। आइए अब दूसरा अप्रोच समझते हैं। यह भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है और कंसेप्ट फिर से मैंने कहा, हम जो कर रहे हैं कंसेप्ट, वो कर रहे हैं शॉर्ट रन कंसेप्ट कर रहे हैं। शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं, पर अप्रोच चेंज है। हमारा अप्रोच है MCMR अप्रोच, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। और इसके लिए ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए भी हम यूज कर रहे हैं कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आइए, तो सेकंड मेथड को ज्यादा पॉपुलर माना गया है, ठीक है, क्योंकि MCMR का बहुत यूज हो रहा है। आइए इस कर्व को पहले आप देख लीजिए, इस कर्व को थोड़ा समझ लेंगे, फिर आपको इसकी कंडीशंस और सारी चीजें बताएंगे। आप देखिए रेवेन्यू और कॉस्ट वाई एक्सिस की तरफ है और यूनिट सोल्ड आपका एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर है? यूनिट सोल्ड एक्स एक्सिस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। क्या करना है आपको AR-MR कर्व बनाना है। ये AR-MR कर्व दोनों सेम लाइन होती है एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। क्यों होती है AR-MR कर्व सेम होती है? ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये रहा TR और ये रहा AR एंड MR। ये मैं एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक शेड्यूल समझा रहा हूं। एक यूनिट का प्राइस, यहां पर प्राइस है 10 रुपीज। चलो अज्यूम करते हैं यहां पर एक पेन कितने की है इस मार्केट में? 10 रुपए की है। तो 2 पेन कितने की है? 20 रुपए की। 3 पेन कितने की है? 30। तो 4 पेन 40। अब इसका AR एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं,
टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल रेवेन्यू है 10 अपॉन 1, सो आपका आंसर आ गया 10। 20 अपॉन 2, सो अगेन डिवाइड करते जाइए। 30 अपॉन 3 एंड 40 अपॉन 4, आपके पास एवरेज रेवेन्यू आ गया 10 10 10। सिमिलरली आप आ जाइए मार्जिनल रेवेन्यू की तरफ। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? पहला तो टोटल रेवेन्यू रिपीट कर दीजिए। अब TRN माइनस TRN माइनस 1, मतलब सक्सेसिव टोटल रेवेन्यूज को माइनस करते जाइए। तो 20 माइनस 10 10 आ गया, 30 माइनस 10 अगेन 10 आ गया, 40 माइनस 30 10 आ गया। अब आप देखिए AR और MR क्या है? कांस्टेंट, सेम लाइन है, देखा आपने? तो AR MR लाइन मिल गई आपको, ये रही AR MR लाइन, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, एंड दिस इज इक्वल टू द प्राइस। ये एक्चुअली में प्राइस के बराबर है, देखा ना आपने, प्राइस के बराबर है। अब MC कर्व की बात करते हैं। MC इज मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज एडिशनल कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट देंगे उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट शुरू में डिक्लाइन करती है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ये फॉलो करती है। शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, इसीलिए कॉस्ट डिक्लाइन करती है, और जैसे ही डिक्लाइन करती है एक पॉइंट है, लेता हूं नाम ए। पॉइंट ए क्या करता है? इस एवरेज रेवेन्यू को टच कर रहा है। क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये आउटपुट तो बहुत कम है, ये आउटपुट तो लेवल बहुत कम है और भी फर्म प्रॉफिट में आई नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट कीप्स ऑन फॉलिंग एंड आफ्टर रीचिंग द लोएस्ट पॉइंट इट स्टार्ट राइजिंग। तो एक तरह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व टिक मार्क की तरह है, नाइके की तरह है। हाँ, नाइके का शूज याद आ गया तो आप उसको याद कर लीजिए और आपको अब मार्जिनल कॉस्ट कभी नहीं भुलाएगा, पक्का। नाइके का टिक देखिए, यहां से लोअर जाने के बाद फिर राइज करती है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ये फॉलो करती है। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से कॉस्ट डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट एंड फिर नेगेटिव रिटर्न्स, कॉस्ट बढ़ने लगती है। ठीक है, अब आप देखिए पॉइंट ई पर क्या हो रहा है। पॉइंट ई पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ रहा है। अगर शॉर्ट में समझेंगे तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज जनरेट हो रही है। क्या हो रहा है? MC इक्वल टू MR हो रहा है इस पॉइंट पर, E पे भी हो रहा है, A पे भी हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, A पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं है क्योंकि पहली कंडीशन तो पूरी कर रहा है, MC इक्वल टू MR, पर दूसरी कंडीशन क्या है? MC मस्ट बी राइजिंग। यहां तो MC फॉल हो रहा है, यहां पे तो MC गिर रहा है A पे, पर E पे देखिए MC राइज करता हुआ ऊपर जा रहा है। चलो आइए अब इसको हम आपको कंडीशंस के साथ समझाते हैं। चलिए, ये तो बेसिक कंडीशन था डायग्राम के साथ, अब हम तीन कंडीशंस को समझते हैं। तो 3 कंडीशंस करते हैं। पहला है कि एक फर्म, सोचिए एक प्रोड्यूसर के नजर सोचा करिए, ये चैप्टर पूरा आपको एक कंज्यूमर बन के नहीं सोचना है, फर्म बन के या प्रोड्यूसर बन के सोचना है। एक फर्म क्या करेगी? तब तक प्रोड्यूस करेगी जब तक फर्म को कॉस्ट कवर न हो रहा हो। हाँ, क्या आप चाहेंगे कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपकी कॉस्ट ही ना कवर हो? एक प्रोड्यूसर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता है। ऐसी प्रोडक्शन को कहते हैं हम लोग शट डाउन पॉइंट, जब उसकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो आते हैं सिचुएशन समझते हैं। व्हेन अ फर्म प्रोड्यूसेस नो आउटपुट, फर्म प्रोडक्शन नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि अपने लॉस को बचाना चाहती है। फर्म के पास इतनी कमाई नहीं है, इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो अपने सारे कॉस्ट को बियर कर पाए, तो फर्म काम रोक देती है, प्रोडक्शन रोक देती है। क्या फर्म बंद हो गई है? नहीं नहीं, फर्म हमेशा के लिए बंद नहीं हुई है। इस पॉइंट को कहते हैं शटडाउन सिचुएशन। तो कब तक? आइए समझते हैं। अ फर्म विल प्रोड्यूस आउटपुट, एक फर्म प्रोडक्शन तब करेगी जब उसका प्राइस, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं, उसके वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले। कंडीशन यह है कि आप इतना पैसा कमा लीजिए अपने प्रोडक्ट को बेचकर कि आपके प्राइस वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको लेबर्स को देनी होती है, रॉ मटेरियल को देनी होती है, अर्थात वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होती है। क्योंकि ये कॉस्ट आप टाल नहीं सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको तुरंत देना होता है, तो कम से कम इतना रेवेन्यू तो फर्म को चाहिए। क्लियर है? तो पहला कंडीशन क्या हो गया? अ फर्म शुड प्रोड्यूस, प्रोडक्शन तभी करेगी जब उसके प्राइस या रेवेन्यू आइदर ग्रेटर देन या इक्वल टू एबीसी हो। दोनों कंडीशन अलाउड है।
AR इज ग्रेटर देन ABC तो भी कर सकती है, या इक्वल टू ABC। वेरिएबल कॉस्ट कवर करेंगे तो ही प्रोडक्शन करेंगे, वरना काम बंद कर देंगे। क्योंकि काम बंद करने से आपका एक नुकसान होगा, वो है फिक्स कॉस्ट का लॉस होगा। एटलीस्ट हम वेरिएबल कॉस्ट को तो नुकसान नहीं बियर कर पाएगी ना, वेरिएबल कॉस्ट को तो चाहिए ही चाहिए। अब आप बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट क्यों चाहिए? सोचिए लेबर को देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, सोचिए आपके पास रोज के लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो तुम काम धंधा कर क्यों रहे हो भाई? बंद कर दो ना, जब तुम्हारे इतने पैसे नहीं है देने के लिए। पर तुमको बैंक का लोन देने में पैसा नहीं है, तुम्हें जो परमानेंट इंप्लॉइज हैं जिनको पैसा मंथ के एंड में देना होता है उसके लिए पैसा नहीं है, तो तुम ठहर सकते हो, तुम रुक सकते हो, इन खर्चों को टाल सकते हो। ये फिक्स कॉस्ट है। अब समझ गए? फिक्स कॉस्ट को टाला जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, वो लॉस फर्म बियर कर सकती है, पर वेरिएबल कॉस्ट कभी नहीं। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है? अ रूल दैट नेसेसरी इज फॉर प्रॉफिट इज टू मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या है? वो कंडीशन है कि MC शुड बी इक्वल टू MR। एटलीस्ट आपकी जो कॉस्ट है, जो एडिशनल गुड्स को प्रोड्यूस करने पर लग रही है, वो आपकी कमाई के बराबर हो। हम उससे कम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू द एडिशनल रेवेन्यू। तब फर्म क्या करेगी? आउटपुट मैक्सिमाइज कर सकती है, प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। ठीक है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी रूल क्या करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए? कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज नहीं करना है। इसके लिए क्या रूल है कि मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी लेस देन द मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हम क्या करते हो? आउटपुट कम करते हो। अगर फर्म प्रोडक्शन कम कर रही है, बड़े आउटपुट के लिए काम नहीं करती है, तो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट शुड बी लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? ये है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? मार्जिनल कॉस्ट शुड एक्सीड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन देयर इज हाई आउटपुट। अगर फर्म बहुत बड़ा प्रोडक्शन कर सकती है तो आपका मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो सकता है, और स्मॉल या लोअर प्रोडक्शन करती है, लो प्रोडक्शन करती है, तो फर्म को क्या करना है? मार्जिनल रेवेन्यू कम नहीं रख सकते, वरना वो क्या होगा? फर्म प्रॉफिट में नहीं रहेगी। तो दो बेसिक कंडीशन से पूरी टॉपिक को समझते हैं। पहला कंडीशन था MC इज इक्वल टू MR, और दूसरा MC इंटरसेक्ट, जिसको हम कहते हैं कट्स, MC कट्स MR फ्रॉम दी बिलो। क्या कह सकते हैं? MC MR को नीचे से कट कर रहा है। डायग्रामेटिकली देखिए तो आपको यह याद आ जाएगा। इसे हम कह सकते हैं MC इज पॉजिटिव स्लोपिंग। सो दिस ब्रिंग टू द एंड ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हां, ये चैप्टर मैंने आपके लिए ही फिनिश किया है, और आपने कहा और हमने बना दिया। चलिए आपका वेट करूंगा, क्योंकि आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ISC स्टूडेंट्स के लिए है। ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है, स्टार कॉमर्स पर कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ISC स्टूडेंट्स के लिए। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आई एम वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स।